नमस्कार। हमारे YouTube चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन देखिए, संसदीय व्यवस्था का क्षय से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, भारत में 1967 में संपन्न चौथे आम चुनाव के उपरांत विशेषकर पिछले 2 दशकों में संसदीय व्यवस्था के कार्यकरण में अनेक सारी विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं। जैसे सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन होना, राजनीतिक दलों में दल बदल की प्रवृत्ति, जनता द्वारा दिए गए जनादेश के विरुद्ध राज्यों में सरकारों का गठन करना, राजनीति में जाति और धर्म के तत्वों के प्रयोग को बढ़ावा, संघर्ष और टकराव की राजनीति को बढ़ावा, तो आदि प्रवृत्तियों ने शासन सत्ता का अवमूल्यन और राजनीतिक सत्ता का ह्रास किया है। इसे ही संसदीय व्यवस्था का क्षय कहा जाता है या संसदीय व्यवस्था का अवमूल्यन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था का क्षय किन रूपों में देखा जा सकता है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था का क्षय निम्न रूपों में देखा जा सकता है। पहला है राज्यपाल पदधारी द्वारा पक्षपातपूर्ण आचरण। दूसरा है राजनीतिक दलों में दल बदल की प्रवृत्ति। तीसरा, जनता द्वारा दिए गए जनादेश के विरुद्ध राज्यों में सरकारों का गठन करना। चौथा है राजनीति में जाति और धर्म के तत्वों के प्रयोग को बढ़ावा। पांचवा है संघर्ष और टकराव की राजनीति को बढ़ावा। और छठा है संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यप्रणाली में गुणात्मक ह्रास। दोस्तों, ये क्वेश्चन निबंधात्मक भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 200 शब्द सीमा वाला यानी 7 नंबर वाला भी आ सकता है। तो आप कोई भी प्रश्न है वो केवल 50 शब्द सीमा वाले प्रश्नों की दृष्टि से नहीं देखें, बल्कि आप ये भी सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो 200 शब्द सीमा में आएगा, 7 नंबर का हो जाएगा। ये क्वेश्चन निबंधात्मक आएगा तो फिर 15 नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संसदीय व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में सुधार के सुझाव दीजिए। तो पहला है केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग कर राज्य सरकारों को अस्थिर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। फिर विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा दिए गए जनादेश के अनुरूप सरकारों का गठन किया जाना चाहिए। फिर राज्यपाल पदधारी द्वारा पक्षपातपूर्ण आचरण नहीं किया जाना चाहिए। फिर केंद्र तथा राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों के मध्य संघर्ष और टकराव के स्थान पर रचनात्मक सहयोग का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पंथ निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। उत्तर है पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है कि किसी भी पंथ या संप्रदाय का अनुयायी नहीं होना और विभिन्न पंथों तथा संप्रदायों के परस्पर विरोधी विचारों से अप्रभावित रहते हुए सभी पंथों और संप्रदायों के साथ समान व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिस राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता है और जो धर्म और पंथ के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, बल्कि सभी पंथ और धर्म के लोगों को समान नज़र से देखता है और सबको समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाए जाने के कारण बताइए। तो पहला कारण है संविधान निर्माताओं के अनुभव। दूसरा, धार्मिक विविधता वाले देश में एकता बनाए रखना। तीसरा, भारत में संविधान द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना करना। चौथा है संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान बताइए। तो अब ये क्वेश्चन 7 नंबर का भी आ सकता है, ये क्वेश्चन निबंधात्मक भी आ सकता है। तो निबंधात्मक आ जाएगा तो फिर आपको इनको विस्तार से लिखना है। मूल अधिकार आपने पढ़े तो उसमें ये पॉइंट विस्तार से बताए हुए हैं, तो इनको विस्तार से लिख सकते हैं। तो पहला, अनुच्छेद 14 के तहत जाति या धर्म के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करना। दूसरा, अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। तीसरा, अनुच्छेद 25 से 28 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करना। और अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था करना, जिसमें आपके जैसे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 की वर्तमान स्थिति बताइए।
तो अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था उसे संसद द्वारा वर्तमान में यानी 2019 में समाप्त कर दिया गया है। संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर को 3 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई है, जबकि लद्दाख में विधानसभा और मुख्यमंत्री की व्यवस्था नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 371। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत भारत के कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के पक्ष में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, और अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371 में प्रमुख अंतर बताइए। तो देखिए, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 371 के तहत भारत के कुछ राज्यों के विशेष पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी अनुच्छेद 370 के तहत तो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जो वर्तमान में नहीं है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 371 के तहत भारत के कुछ राज्य हैं, उन राज्यों के जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए थे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये आपको पता ही है कि सिलेबस और जो पेपर सेट है, सेटिंग करने वाला तरीका है, वो चेंज हो गया है। पहले जो क्वेश्चन आपके 20 शब्दों के 10 प्रश्न आते थे, वो 50 शब्द सीमा के 10 प्रश्न आएंगे। फिर जो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे वो 200 शब्द सीमा के आएंगे 7 नंबर के, और बाकी जो है 6 प्रश्न विकल्पनात्मक आएंगे, ऑप्शनल वाले आएंगे निबंधात्मक प्रश्न, जिनकी उत्तर सीमा 500 शब्द होगी। तो उसमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने होंगे।